अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, एक साहब ने मुझे पूछा था कि पाकिस्तान में डायरेक्टली मार्शल लॉ के दौरान और इनडायरेक्टली जब इस किस्म की डेमोक्रेसी आती है तो आर्मी ही रूल कर रही होती है, सारे फैसलों में आर्मी होती है, हर चीज़ आर्मी करती है। इवन जो पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी के नाम पे इलेक्शन जीत के आते हैं उनको भी आर्मी बनाती है। तो वो कैसे अपने दिल को मुतमईन कर लेते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं या वो रूल कर रहे हैं। तो इस पे मुझे एक लतीफ़ा याद आया कि एक मिरासी था। मिरासी पंजाबी ज़बान में एक गरीब आदमी जो गांव में होता है उसका कहते हैं। वो अपने चौधरी का नौकर था। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। तो चौधरी है ना, वो उसको रोज़ सुबह से कहीं दूर काम पे भेज देता था और फिर उसकी बीवी के साथ, और उसको पूरे गांव को पता था ये सब, और उसको भी पता था, लेकिन मजबूर था तो वो चला जाता था। वापस आता था तो पूरे गांव वाले इसका मजाक उड़ाते थे, इसके बातें कसते थे। ये रोज़ का सिलसिला था। वो बेचारा परेशान था कि क्या करे, लेकिन चौधरी था, चौधरी के आगे उसकी चलती नहीं थी। एक दिन चौधरी को लंबा चौड़ा एंजॉय करने का मूड था तो उसने इसको दूसरे गांव भेज दिया 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन बाद आया तो उसकी टोर ही बदली हुई थी और वो लोग ताने मार रहे थे तो वो उनको उल्टे जवाब देता था। तो एक ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हें शर्म नहीं आती कि चौधरी तुम्हारी बीवी को यूज़ करता है? तो कहते हैं नहीं, आपकी गलत फहमी है। एक्चुअली वो चौधरी की बीवी है, मैं इसको यूज़ करता हूँ रात में, दिन में चौधरी यूज़ करता है। तो ये अपने दिल को बहलाने का ख्याल था कि किस तरह आप अपनी, तो यही पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस का है कि वो अपने आप को और दुनिया को ये मुतमईन कर रहे होते हैं कि हम हैं एक्चुअली, लेकिन असल में तो आर्मी होती है पीछे। दूसरी बात, एक और चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि एक साहब ने सवाल किया है कि सऊदी अरब और इमारात पाकिस्तान को मदद देते हैं, ये पाकिस्तान को क्यों नहीं कह देते कि इनफ इज़ इनफ? तो देखें, होता यह है कि हमारे फादर जब सऊदी अरब गए तो हमारी गुर्बत थोड़ी कम हुई। हम पहले मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में आए, फिर मिडिल क्लास और फिर अपर मिडिल क्लास तक चले गए। 77 में पूरे ख़ानदान में सबसे पहला कलर टीवी हमारे पास आया, और इस तरह ये आपको पता ही, छोटी छोटी चीज़ें क्लास को वो करती हैं। तो हमारे कुछ रिश्तेदार थे दूर के, मेरी माँ के और मेरे फादर के कुछ कज़न्स, वो बहुत गरीब थे। तो वो रमज़ान में हमारे घर आते थे, और जब हम छोटे थे तो हम समझते थे कि रमज़ान के लिए मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि वो फादर तो सऊदी अरब में होते थे तो वो ड्राइंग रूम में बैठ के अम्मी के साथ, तो हम अपने बाहर दूसरे कमरों में होते थे, तो हम समझते थे मिलने आए हैं, रमज़ान आई है इससे। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए तो फिर अम्मी ने भी बताया कि ये बेचारे गरीब हैं और रमज़ान में मदद लेने आते हैं हमसे कि हमारी कुछ मदद कर दो। तो मैं हर साल इनके लिए एक फ़ंड रखा हुआ है और मैं इन सबको, तो ये आते रहते थे, हर साल आते थे। और ऐसा भी हुआ कि एक मेरे फादर के कज़न थे, उसके बच्चे भी जवान हो गए थे और वो गुज़र गए, तो उसके बच्चे आते थे। तो मैंने एक दिन फिर अम्मी से सवाल किया कि इसके बच्चे की तो कपड़े की दुकान है उधर। तो अम्मी ने कहा एक सिलसिला चला हुआ है, अब ठीक है चलने दो, क्या है, गरीब का रिश्तेदार हैं तो हमारा हक बनता है। तो यही पाकिस्तान का सऊदी अरब, इमारात वगैरह से ताल्लुक़ है। हुआ ये था कि 71 से पहले पाकिस्तान की इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान का भी सारा पैसा इधर लगता था। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान एज सच प्रॉक्सी वार्स में नहीं था। ये प्रॉक्सी वार्स में बहुत पैसा लगता है, तो पाकिस्तान प्रॉक्सी वार्स में नहीं था। और हम समझते हैं कि आज हम भीख मांगते हैं, ये सिलसिला भुट्टो के ज़माने से चल रहा है। भुट्टो एटम बम बनाने के लिए सऊदी अरब, लीबिया
और इमारात तो उस वक्त बहुत ही नया, 71 में तो आज़ाद हुआ इमारात। तो कुवैत, इराक, इन सब से एटम बम के लिए पैसे लेने जाता था। और इसके बाद ये सिलसिला ज़ियाउल हक ने भी जारी रखा। फिर अफ़गान वार शुरू हुई तो अफ़गान वार के नाम पे सऊदी अरब और इन अरब कंट्रीज से, और फिर जब ये सिलसिले, फिर पाकिस्तान ने जब भारत में प्रॉक्सी वार शुरू की और अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सी वार शुरू की, तो अमेरिका से जो डॉलर आते थे वो तो आर्मी पूरा खा जाती थी, और फिर एक भीख मांगने वाले की आदत पड़ जाती है। ऐसे कई कहानियां हम रोज़ देखते हैं कि फलां भीख मांगने वाले के पास करोड़ों रुपया निकला, एक भिखारी मर गया, उसके घर से जाके देखा तो करोड़ों रुपए निकले इसकी झोंपड़ी में। तो फिर भीख मांगना एक आदत भी बन जाती है और ज़रूरत भी बन जाती है। अब शाहाना खर्चे ना पॉलिटिशियन कम कर रहा है, ना आर्मी कम कर रही है, ना ब्यूरोक्रेसी कम कर रही है, ना जुडिशरी कम कर रही है, करप्शन भी कम नहीं कर रहे। तो फिर काम चलाने के लिए इन्हीं सऊदियों के पास और अरब्स के पास जाते रहते हैं पैसे मांगने के लिए, और वो भी रवादारी में चलता रहता है। भुट्टो ने शाह फैसल से ये सिलसिला शुरू किया, ज़ियाउल हक ने शाह खालिद से ये सिलसिले शुरू किए, और फिर इस तरह शाह फहद और अब उनकी औलादें मोहम्मद बिन सलमान जैसे आ गए हैं। तो वो भी अपने ख़ानदानी एक रिवायत है, उसको अब घिसाया पिटाया। इस बार ये नहीं था कि पहले की तरह जाते ही उन्होंने रख दिए पैसे के ले भाई, पहले यही होता था, सस्ता तेल ले लेते थे सब कुछ। अब सऊदी भी बिजनेसमैन करता है, और अब सऊदी भी ऐसे ही नहीं दे देता, अब सऊदी भी चीज़ें देख रहा है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि इस बार आपने देखा IMF ने शर्त रखी थी कि आप इन सब से ले आओ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। बहुत ज़्यादा जब गिड़गिड़ाए ना पाकिस्तानी जाके, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर आर्मी चीफ गया आखिरी में और उसने कहा कि देखें माई बाप, हम तो तबाह हो रहे हैं और बदनामी आपकी होगी कि हम मुसलमान हैं, ये है वो है। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा ठीक है भाई, अब आप ये है कि IMF अगर आपको देता है लोन और आप बच सकते हो तो हम आपको ये देंगे, लेकिन ये आपको पैसे सजाने के लिए दिए शोकेस में, उसको रख के बैठिएगा, खर्चा नहीं कीजिएगा, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी अपने मसले ठीक कर लो जो कि कभी होने नहीं है। तो ये इसलिए सऊदी और ये दे देते हैं। दूसरा बिज़नेस, दे मीन बिज़नेस। अब सऊदी अरब ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की है कि हम पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगा रहे हैं, और ऑयल रिफाइनरी के नाम पे उन्होंने कहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे। अब पाकिस्तानी बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ इतना बिलियंस ऑफ डॉलर, 15 बिलियन डॉलर की रिफाइनरी सऊदी अरब ने कहा है कि हब बलूचिस्तान का शहर है, हब कराची के बिल्कुल साथ है। मतलब आप कराची में ही होंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप हब बलूचिस्तान के शहर हब में पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे ऑयल रिफाइनरी लगाएगा, और उसकी अभी तो बातचीत चल रही है, और सऊदी अरब की 2 टीमें अब तक विज़िट कर चुकी हैं और चीज़ें कर चुकी हैं। सऊदी अरब, चाइना, जो भी पाकिस्तान में पैसा लगाता है ना, उसको सबसे ज़्यादा फिक्र ये होती है कि यहाँ पे करप्शन बहुत है। देखिए, करप्शन भारत में भी है, लेकिन भारत में निचले लेवल की करप्शन है। ट्रैफिक पुलिस ने ले लिया, उसने ले लिया, कॉरपोरेटर ने कर लिया, छोटे मोटे सड़कों के उसमें कर लिया। लेकिन ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आती है ना, उसमें सरकार की पूरी नज़र होती है। जैसे एप्पल प्लांट लगा रहा है अपना, या टेस्ला अपना प्लांट लगाएगा, उसमें करप्शन नहीं होती। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट आई सीपेक के नाम पे, धर दबा के करप्शन हुई। लेकिन चाइना को पता था कि हम अपने पैसे इनसे गर्दन दबोच के भी निकाल लेंगे, इसलिए चाइना फिक्र नहीं कर रहा था। सऊदी अरब का पहला कंसर्न ये है कि यहाँ पे हम ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, पता नहीं कितना ऑयल यहाँ से चोरी होगा, कितना यहाँ पे करप्शन होगी, लगाने में कितना मसला ख़राब होगा। उस पर अभी मीटिंगें हो रही हैं, और उसमें भी इक्विटी है वो सऊदी अरब की 70% है, पाकिस्तान की 30% है। लेकिन अभी इसमें सऊदी अरब ने यह भी कहा है कि हम 100% इन्वेस्टमेंट के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक बात सऊदी अरब ने कान खोल के सुन लो पाकिस्तान, जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोन होगी, और लोन का मतलब यह है कि आपने वो वापस करना है सीपेक की लाइन पे।
दूसरा उन्होंने कहा है कि 20 साल तक कोई टैक्स नहीं देंगे इस पे, इसकी सारी इनकम हम करेंगे और इसकी सारी निगरानी के तेल आएगा सऊदी अरब से और यहाँ पे रिफाइन होगा और फिर हम री एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसकी सारी निगरानी हम लोग करेंगे, पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में होगा। अभी ये बातचीत के मरहले में पाकिस्तानी तो बहुत खुश हो रहे हैं, लेकिन ये खुशी ऐसे ही है जैसे सीपेक से कहा गया कि पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। ये सब इनकलाब की बातें हैं। आरामको जो दुनिया की तीसरी बड़ी कॉरपोरेट है, दुनिया में 3 कंपनियां हैं जिनकी टोटल वैल्यू $2 ट्रिलियन से ऊपर है, जिसमें ये तीसरे नंबर पे है। एप्पल तो 3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। तो आरामको इसकी फिजिबिलिटी देख रही है। अभी दिल्ली हनूज दूर अस्त, लेकिन हो भी सकता है कि सऊदी अरब मीन्स बिजनेस। अब ये नहीं है कि हमने लगा दिया आपका माल है, जाओ ये करो वो करो, नहीं। या हम आपके हाथ में, चाइना ने पाकिस्तान के हाथ में पैसे कभी भी नहीं रखे। लोन जो बैंक्स वगैरह से आई वो ठीक है, उसमें भी बड़ी दबा के करप्शन हुई, लेकिन वो वजह ये थी कि वो पूरे पाकिस्तान में, पीओके में, गिलगित बल्तिस्तान में, बलूचिस्तान में, केपीके, पंजाब सिंध में, सब जगह रोड्स का सारा हिसाब किताब था। लेकिन इसमें भी आप देखें कि हर जगह चाइनीज़ कितने आ गए, क्योंकि चाइनीज़ पाकिस्तानियों पर या कोई भी पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करता। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये एक बिजनेस डील होगी, लेकिन लेट्स सी कि ये चलती भी है कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि हब बलूचिस्तान, यानी सऊदी अरब को भी पता है कि कल को पाकिस्तान टूटता भी है तो ये बलूचिस्तान आज़ाद देश होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो लेट्स सी कि इसकी कहानी क्या होती है। अजीज़ दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीक बताई थी कि प्रोफेसर इश्तियाक ने कहा है, हालांकि मैं प्रोफेसर इश्तियाक का फ़ैन नहीं हूँ, ये हसन निसार की तरह के हैं लोग, ठीक है ना। ये वक्ती तौर पे अक्रॉस द बॉर्डर भारत में अपने लिए मोहब्बत, अपने लिए नरम गोशा, अपने लिए नरम फीलिंग्स की कोशिश में आजकल थोड़ा सच थोड़ा झूठ मिला के चीज़ें ऐसी करते हैं जैसे हसन निसार, लेकिन कहीं ना कहीं हक भी देते हैं। और ये अभी इश्तियाक अहमद साहब का भी देखें, जैसे इनके एक स्टेटमेंट है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा डिक्लेयर कर देना चाहिए, JNK, लद्दाख इंडिया रख ले और इसको LOC को इंटरनेशनल बॉर्डर। तो मैं नहीं समझता कि भारत में कोई भी इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट कुछ हैं ऐसे पॉलिटिशियन, सिक्युलर टाइप के लोग जो कहते हैं हाँ ये कर लो ये वो, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। और अब तो चीज़ें आसान हो रही हैं कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि मतलब वहाँ के लोग परेशान हैं। अब जैसे मामूली मिसाल आप लें ना, तो अभी वहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, वहाँ पे कोई बेसिक सहूलतें बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उन प्रोटेस्ट के नतीजे में ये होता है कि पाकिस्तान आर्मी ऑपरेशन करती है। और अभी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे तो इन्होंने औरतों को पकड़ पकड़ के पुलिस गाड़ियों में भर भर के गिरफ्तार कर लिया। इसका 1% भी भारत में हो जाए ना अगर जम्मू एंड कश्मीर में, तो पूरी दुनिया का मीडिया चीख उठेगा, NGOs आ जाएंगे, अमेरिका इधर उधर, राना अय्यूब जैसे लोग तो पूरे को पूरे वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल लिख देंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जिस हिसाब से इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं पीओके वगैरह में, तो पीओके गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खुश नहीं। दूसरा, पाकिस्तान की अपनी हालत इतनी ख़राब है कि अब लगता नहीं है कि पाकिस्तान ज़्यादा अरसा सरवाइव कर जाएगा। तो इसलिए ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात करके इश्तियाक अहमद ने वही मुशर्रफ फार्मूला लाने की कोशिश की है जो मनमोहन सिंह के साथ के ज़माने में भी डिस्कस होता रहा, लेकिन ये वायबल नहीं है। तो इश्तियाक अहमद साहब की एक बात मैंने लास्ट वीक रखी थी आपके सामने कि ये
जिन्ना ने अपना पाकिस्तान के ऊपर एहसान, गांधी और नेहरू ने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया था कि उन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोक लिया। अगर ये 20 करोड़ मुसलमान आज की तारीख में पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान में इंडिया से आए हुए मुहाजिरों का रूल होता और पाकिस्तान का निज़ाम ही ख़राब हो जाता। तो ये उनका एहसान है कि उन्होंने रोक लिया लियाकत अली ख़ान के साथ एग्रीमेंट करके। तो मैं उस पर एक और स्टोरी मेरे सामने आई है, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि एक बार है ना, जब बंटवारा हुआ तो रेफ्यूजीज़ दोनों तरफ से इधर उधर हो रहे थे और इसमें हिंदू और सिखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदुओं का और सिखों का कत्लेआम हो रहा था और ट्रेनें लाशों से भर भर के आती थीं। तो ऐसे में जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने रेडियो पे खिताब किया, एड्रेस किया, भाषण दिया और उसमें कहा कि जो रेफ्यूजीज़ आए हैं ना पाकिस्तान से, वो अब माफ़ करना सीख लें और अब भूल जाएं जो कुछ हो गया, और मुसलमानों ने उनके साथ जो पाकिस्तान में किया उसका बदला लेने का बिल्कुल ना सोचें। अब ये रेफ्यूजी कैंप्स जो दिल्ली, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर वगैरह में थे, उनमें ये रेडियो का वो सुना गया रेफ्यूजीज़ केस पे। अगले दिन नेहरू साहब एक कैंप में विज़िट करने गए जहाँ पे पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख रेफ्यूजीज़ थे, और उनके साथ उनकी बेटी इंदिरा गांधी भी थी जो बिल्कुल उनके पीछे चल रही थी। तो इंदिरा गांधी जब आगे बढ़ी ना, तो एक बहुत ही बूढ़ा आदमी था जो नेहरू के भी बाप की उम्र का था, उसने इंदिरा गांधी का हाथ पकड़ा। तो नेहरू को गुस्सा आ गया और नेहरू ने उस आदमी को, बूढ़े आदमी को चमाट मार दी। जब उसको थप्पड़ लगी ना, तो वो बूढ़ा आदमी गुस्से नहीं हुआ और हंसने लगा, और उसने नेहरू को देखा और कहा कि तुमने अभी तो रेडियो पे कहा था कल रात को कि बदला नहीं लेना, और जो मुसलमानों ने तुम लोगों के साथ किया है उसको भूल जाओ। ये तुम्हारी बेटी है ना, ये मेरी पोती की उम्र की है, तुम खुद मेरे बेटे की उम्र के हो, और मैंने तो सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था, तो तुम्हारे को इतना गुस्सा आया। उस वक्त तुम्हें अपना रेडियो का भाषण याद नहीं आया? मैं तुम्हें बताऊं, मेरी 3 बेटियां थीं जो पाकिस्तानियों ने मुझसे छीन ली, वो उधर ही हैं, उनकी गुलाम हैं, सेक्स स्लेव्स हैं उनकी, और तुम कहते हो हम भूल जाएं, हम बदला ना लें। तुम्हारी बेटी को मैंने हाथ लगाया, खाली उसका हाथ पकड़ा तो तुमने मुझे चमाट मार दी। नेहरू चुपचाप चले गए उधर से। तो अजीज दोस्तों, बंटवारे की कहानियाँ बहुत ही दर्दनाक हैं, और ये है कि उसको भूला नहीं जा सकता। जनरेशन्स आफ्टर जनरेशन्स, वो देखें मेरी ज़िंदगी में बदलाव कब आया। कई बार ये स्टोरी बता चुका हूँ कि मैं तो महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, लेकिन बेल्जियम में जब मैंने इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू की, क्योंकि हमारी किताबों में तो महमूद गजनवी को हिंदुओं का कातिल और इस्लाम का सिपाही और ये नहीं बताते थे कि किसका सफाया होता था रास्ते में। तो किताब पढ़ रहा था, और जब मुझे पता चला कि महमूद गजनवी जब आज के हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए पहुंचता था, तो पहले आज के पाकिस्तान को पूरा सफाया करता था, और गुजरात, सोमनाथ, ये सब मेरे पुरखों के इलाके थे। तो ये तो कई 100 साल पुराने, 1000 साल पुरानी कहानियाँ हैं, लेकिन मुझे उसका दर्द फील हुआ। तो जिनकी अभी 70 साल पहले बीवियाँ, बेटियाँ, माएँ, बहनें, तो फिर वो भूल नहीं सकता। बंटवारे के बड़े दुख हैं, और ये अगर सच में कोई बैठ के सोचता है ना, तो ये कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की जॉइंट वेंचर था और इनकी साजिश थी। अजीज दोस्तों, थोड़ा आपको मैं पाकिस्तान की तरफ ले जाऊं। पाकिस्तान एक टोटली बर्बाद सोसाइटी है, इस्लामाइज्ड सोसाइटी है, और इस्लाम के नाम पे ऐसा वहाँ पे गंद बला जमा है कि आप सोच भी नहीं सकते। आम आदमी को कोई फैसिलिटी हासिल नहीं, और आम आदमी को कि अगर तुम तकलीफ़ में हो तो
ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वह अल्लाह की आजमाइश इन लोगों के ऊपर ही क्यों है? तुम करोड़ों की गाड़ियों में घूमो, अरबों के बंगलों में रहो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आजमाइश क्यों नहीं आती? जनरल आसिम मुनीर पे क्यों नहीं आती? जनरल बाजवा पे, जनरल आसिम सलीम बाजवा पे, जनरल राहिल शरीफ पे, इन पे क्यों नहीं आती? इनकी औलादें बिलियनों में खेलें, लेकिन आम आदमी को जाहिल रखना है। इलाज ना कराओ, सूरह फातिहा पढ़ लो। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसे कोई हाजत हो सूरह फातिहा की तिलावत करे, इसकी बरकत से उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह फातिहा उम्मुल किताब, कुरान की असल है, और सूरह फातिहा में हर बीमारी की शिफा है। तो बुखार है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल, जो मर्ज है, जो बीमारी, जो परेशानी, सूरह फातिहा पढ़ें और फिर अपनी मुराद रब की बारगाह में पेश कर दें, या अल्लाह मेरा बच्चा बीमार है, शिफा दे। बाज़ उलमा ने फरमाया कि 100 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर जो दुआ की जाए, अल्लाह पाक वो दुआ कबूल फरमा लेता है। तो अजीज दोस्तों, सूरह फातिहा पढ़ के इलाज करा लो। खुद अपने लिए हॉस्पिटलें बनाए हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये मुल्ला छोड़े हुए हैं, और ये मुल्ला भी 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं, लेकिन आम आदमी को सब्र, अल्लाह की आजमाइश, ये वो इसी में गुजारे लायक रखते हैं। और जो वहाँ पे आजकल जो ट्रेंड बन गया, एक तो मदरसों का मैंने आपको बताया, एक जनरल ट्रेंड भी बना हुआ है कि छोटे मासूम बच्चों का रेप पाकिस्तान में हद से ज़्यादा बढ़ गया है। पाकिस्तान में अभी एक रिपोर्ट आई है कि पिछले साल 959 बच्चों के रेप केस रिपोर्ट हुए हैं। आपको पता है मेजॉरिटी तो माँ बाप कहते हैं छोड़ो बदनामी होगी, रिपोर्ट नहीं होते। हॉरिफिक चीज़ ये है कि 959 केसों में से 69% टोटल केस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन 69% यानी 959 लड़कों के रेप हुए, छोटे लड़कों के रेप हुए, और 431 छोटी लड़कियों के रेप हुए। ये सोसाइटी है इस्लामाइज्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। तो अजीज़ दोस्तों, इनसे आप क्या तवक्को रखोगे कि ये इसी तरह की सोसाइटी डेवलप की गई है आम पाकिस्तानी को जाहिल बनाने के लिए। और किसने की है? फौजियों ने। अब ये जनरल फैज़ हमीद के भाई के घर से 1 करोड़ रुपया चोरी हो गया, कैश। आप मुझे ये बताएं कि जनरल फैज़ हमीद है ना, किसी जागीरदार ख़ानदान से नहीं ताल्लुक़ रखता था। ये आम एक लोअर मिडिल क्लास का गांव का ख़ानदान था। इनके घर में कैश 1 करोड़ रुपया क्या कर रहा था? इनके अपने घर पता नहीं कितने करोड़ों के होते हैं, वो भी इसके भाई के घर में, क्योंकि आजकल इसके ऊपर थोड़ी नज़र है ना, तो इधर उधर। तो ये इनकी हालत है। अज़ीज़ दोस्तों, हमारे जनरल आसिम मुनीर बलूचिस्तान गए थे। आपको बताया था मैंने कल परसों की वीडियो में कि बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब में आर्मी की जो पोजीशंस थी, एक जगह इन्होंने अड्डा बनाया हुआ था, वहाँ पे बलूचिस्तान के मुजाहिदीन ने हमला कर दिया, रॉकेटों से, हैंड ग्रेनेड से, बंदूकों से, कलाशनकोव से, और अंदर तक घुस गए थे और 9 फौजी मार दिए गए थे। तो उसके लिए आसिम मुनीर वहाँ पे पहुँचे थे, और वहाँ पहुँच के वो बयान दे रहे हैं कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करे, अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पे हमले हो रहे हैं। अब मसला ये है कि डीजी ISPR ने ये बयान आसिम मुनीर का रिलीज़ किया है, तो सवाल ये पैदा होता है आसिम मुनीर के 2021 से पहले भी तुम्हारे ये बयान होते थे कि अशरफ गनी की अमेरिका की पिट्ठू सरकार TTP को वहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है, और पाकिस्तान में टेररिज्म अफ़गानिस्तान से हो रहा है, और फलाने और ढुमकाने, और इंडिया की रॉ वहाँ बैठी हुई है। और ये भी आम पाकिस्तानियों को मीडिया के ज़रिए उस वक्त ये पट्टी पढ़ाई जाती थी
कि पाकिस्तान को सैंडविच बनाने के लिए कि ईस्ट से इंडिया और वेस्ट से अफ़गानिस्तान और बीच में पाकिस्तान, और ये इंडिया और वेस्ट मिलके हमें, तो अगर तालिबान वहाँ आ जाएं तो हमारे लिए अच्छा होगा। अब तो तालिबान भी आ गए, तो अब क्या। दूसरी बात ये है आसिम मुनीर कि याद रखना कि ये टीटीपी वाले हैं ना, अफ़गान नहीं है, ये टीटीपी वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की मूवमेंट है ये, और तुम लोगों ने बनाई थी। टीटीपी के स्पोक्स पर्सन ने कई बार अपने बयानात में बताया है कि हमने जितने पाकिस्तान पे हमले अब से पहले, ये जो इमरान खान के जाने के बाद जो हमला है वो इमरान खान के उस पर किया जा रहा है, वरना इससे पहले इमरान खान था तो उस वक्त टीटीपी के साफ बयान थे कि जनरल फैज़ हमीद और आईएसआई के कहने पे हम सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आज फैज़ हमीद ये तुम लोगों का अपना, आसिम मुनीर ये तुम लोगों के अपने बिछाए हुए जाल हैं जो तुमने इंडिया और अफ़गानिस्तान में प्रॉक्सियाँ चलाने के लिए। तो वो मशहूर कहावत है कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। तो तुम्हारे क्रिएट किए हुए ये टीटीपी वाले अब तुम लोगों को ही खा रहे हैं, और अभी तो शुरुआत है बच्चे, अभी तो शुरुआत है। याद रखो, जिस दिन रॉ ने अगर एक्टिव होना शुरू कर दिया ना, जिस तरह तुम लोग कर रहे हो, तो याद रखो पाकिस्तान कहीं दुनिया के नक्शे पे नज़र नहीं आएगा। 1971 में भी मुफ्ती बहानी बांग्लादेश के आज़ादी पसंद लोग पाकिस्तान आर्मी से मार खा रहे थे, मर रहे थे, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर इंडिया उस वक्त बीच में मदद करने ना आता तो बंगाली आज भी गुलाम होते, जिस तरह बलोच हैं। बलोच 48 से लड़ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं है। बंगालियों को फिर सपोर्ट मिली 48 में। जिन्ना जब ढाका गया तो उसने वहाँ ऐलान किया कि पाकिस्तान की एक ही नेशनल लैंग्वेज होगी, उर्दू, बांग्ला ज़बान नहीं होगी, जबकि 55% पाकिस्तानी बांग्ला ज़बान बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान के। वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, वहाँ से आज़ादी की मूवमेंट शुरू हुई थी। बंगाली तो तब से आज़ादी मांग रहे थे, और जब 58 का मार्शल लॉ आया इसके बाद तो एक्टिवली शुरू हो गए। लेकिन उनको आज़ादी उस वक्त मिली जब इंडिया ने मुफ्ती बहानी को ट्रेनिंग दी और आर्म्स दिए और इनकी मदद के लिए अपनी फौज उतारी। तो कितने घंटों में, 16 दिन में या पता नहीं 17 दिन में तुम लोगों ने हथियार फेंक दिए थे। 93,000 फौजी वहां पे पतलून उतार के बैठ गए थे। तो यहां सोचो, अगर जिस दिन बलूचिस्तान में हाथ रख दिया तो तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अभी तो छोटे मोटे टीटीपी तुम्हारे 9 फौजी एक झटके में मार के चले जाते हैं। तुम लोग लड़ने भड़ने वाले रहे नहीं हो भाई, माल खा खा के हरामखोर हो गए हो तुम लोग। अजीज दोस्तों, इस पे ये एक साहब हैं, मैं इनकी वीडियो रख रहा हूं आपके सामने। ये पठान हैं और बहुत गुस्से में हैं, और ये पठान बलोचों को, पाकिस्तान के पख्तूनों को, सिंधियों को एक मैसेज दे रहे हैं, इवन पंजाबियों को। ये सुनने लायक है। कसम, जब तक ये पाकिस्तान होगा ना, न पुश्तून क़यामत तक अच्छा दिन देगा, क़यामत तक जलील और तबाह बर्बाद होगा। ऐसी तरह बलूच भी होगा, ऐसी तरह पंजाबी भी होगा, ऐसी तरह कश्मीरी भी होगा, ऐसी तरह सिंधी भी होगा। खुदा के लिए उठ जाओ। आजकल जो ये ड्रामा कर रहे हैं ना, खैबर पख्तूनख्वा, मकबूजा अफगानिस्तान में शिया और सुन्नी के दरमियान लड़ाई जो जारी है, ये खुद पाकिस्तान आईसाई कर रहे हैं, जो कि ये इसराइल से बदतरीन रियासत है। इसराइल इतना जालिम नहीं है जितना जालिम ये पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत है। ओ भाईजान, इसराइल अपने लोगों के साथ नहीं कर रहा दहशतगर्दी, और अपने लोगों को नहीं उठा रहे, डॉलर के ऊपर नहीं भेज रहा, मगर ये पाकिस्तान का 75 साल से ये काम है। ओ खुदा के लिए कश्मीरो, खुदा के लिए बलोचो, खुदा के लिए ओ पंजाबी भाई, ओ सिंधु भाई, खुदा के लिए उड़ जाओ, अपना अपना मुल्क बनाओ, इसको 5 टुकड़े कर दो। जब तक इसको 5 टुकड़े नहीं करेगा, खुदा कसम हम सब जलील और तबाह होगा। और इसका काम ये खुद इमरान खान का इंटरव्यू है, वो पढ़ लो, सुन लो। इमरान खान खुद बोला है कि आईएसआई मेरे पास आया और बोल रहा था कि ये जो सुन्नी और शिया के दरमियान जो लड़ाई है ना, ये आईएसआई करवा रहे। इसका काम ये है भाईजान।
और हम पठान तो अभी उड़ चुका है। ये जो मकबूजा अफगानिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, ये हमारा अफगानों पठानों का हिस्सा है, ये अहमद शाह अब्दाली का हिस्सा है, ये मीर खान का हिस्सा है, ये गाजी अमान खान का जगह है, ये बादशाह खान फखरे अफगान का जगह है, ये महमूद गजनवी का जगह है। ये पाकिस्तान का नहीं है, पाकिस्तान है नहीं भाईजान। इसने पंजाबी को भी तबाह कर दिया, बलूची को भी तबाह कर दिया, सिंधी को भी तबाह कर दिया, कश्मीरी को भी तबाह कर दिया। वो उस तक जो उन्होंने जो बंगालों के साथ किया, वो रिकॉर्ड पर 30 लाख उन्होंने बंगाली मारा है, 10 लाख औरतों के साथ बेइज्जती कर दिया। ये इस्लाम की सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदा के लिए हम तो उड़ चुका है, और बनाओ अपना पंजाबी पंजाबिस्तान बनाए, कश्मीरी कश्मीरिस्तान बनाए, सिंधी सिंधिस्तान बनाए, बलूची बलूचिस्तान बनाए, और हम जो मकबूजा अफगानिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, ये अफगानिस्तान के साथ चलेगा इंशाल्लाह। ये अकेला पुश्तूनिस्तान बनेगा भाईसा। इसका कोई और खुदा कसम के कोई और रास्ता है, सिर्फ वाहिद रास्ता इसका ये है कि इसको 5 टुकड़े टुकड़े कर दो, वरना ये कसम खुदा है, ये अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी करेगा, ये ईरान में भी दहशतगर्दी करेगा, ये इंडिया में भी दहशतगर्दी करेगा। जब तक ये दहशतगर्द रियासत रहेगा इस जमीन पर, खुदा कसम हम जलील और तबाह होगा। ना हमारे पास बिजली होगा, ना हमारे पास एजुकेशन होगा, ना हमारे पास गैस होगा, सिर्फ दहशतगर्दी करेगा। वही जर्नल करनेल डॉलर लेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है इंसानियत का, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान। खुदा के लिए हमारे साथ इकट्ठा हो जाओ और हम न लगाएगा इनकलाब इनकलाब। इंशाल्लाह हमारा जो मकबूजा अफगानिस्तान है, ये हम पठान अभी उड़ चुका है। सब पठानों को पता कर चुका है कि हमारा न दुश्मन अमेरिका है इतना, न हमारा दुश्मन इतना रशिया है जितना ये पाकिस्तान दहशतगर्द रियासत और इसका आइसा है। ये सब पठानों को पता है, और हमारे पठानों के साथ जिन्होंने किया, खुदा कसम इसका बदले लेगा। खुदा के लिए उड़ जाओ, इनकलाब का आवाज़ें लगा लो, अपना आजादी का आजादी लगा लो हमारे पठानों के साथ, और इससे इस जर्नलों करनेलों को मुंह तूरा करो, और ये आ जाएगा इंशाल्लाह बाहर में। ये जो ना मालूम है ये हमें मालूम है। और चिनार में 8 अहले तशी असातिज़ा को शहीद कर दिया गया है। वहाँ पे अहले तशी के तमाम लीडर्स ने कह दिया है कि हम अहले सुन्ना पे ये डालते ही नहीं है, हमें पता है किसने किया है। ये पीटीआई तो नहीं कह रही है। आप किसी के घर में जाके उनके बेटे बेटियों को मार रहे हैं और फिर कह रहे हो कि चुप करो। ये कितनी दफा मैंने इंटरव्यू में आपसे भी बोला है, कितने लोगों से, कि आइन की शिकें ये उड़ा रहे हैं 1 by 1। ये पाकिस्तान में अमरीकी रूल के लिए हो रहा है। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।